हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंड एग्जाम पर। अब जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लोग यहाँ पे दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और पहली क्लास हम लोगों की कल हो चुकी थी। और यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे सब स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि किसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले पदों की संख्या को उस वर्ग की क्या कहते हैं, कि मीन बोलते हैं या फिर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं या फिर मॉड बोलते हैं। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपका ऑप्शन है। आप लोग बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये फर्स्ट ऑप्शन है वो मध्यमान है, बारंबारता है, बहुलक है, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो आपका बारंबारता होगा। क्या होगा दोस्तों? बारंबारता होगा। ठीक है, और इसमें आपको मालूम है कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी अगर जैसे वर्ग होता है तो उस वर्ग के अंतर्गत जो पदों की जो संख्या होती है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है? वो बारंबारता को रिप्रेजेंट कर रही होती है, यानी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रही होती है दोस्तों। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि इसमें लिखा हुआ है कि संख्याओं के एक समूह का जो मध्यमान है वो 8.9 है तथा माध्य का जो है वो 9 है। तो बहुलक का क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे जो मीन है वो आपको गिवन है। क्या गिवन है? मीन गिवन है। तो यहाँ पे जो मीन है वो आपको कितना है? वो आपको 8.9 है। ठीक है, यहाँ पे मीन आपको गिवन है, मीन इज इक्वल टू आपका 8.9 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मीडियन है वो भी आपको गिवन है, मीडियन जो गिवन है वो आपको कितना है? 9 है। ठीक है, और यहाँ पे मॉड कैलकुलेट करना है कि आपका जो मॉड होगा वो क्या होगा। तो आपको मालूम है कि ये जो आपकी सेंट्रल टेंडेंसी होती है तो इनकी बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है मॉड इज इक्वल टू थ्री थ्री मीडियन और -2 इंटू मीन। ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों ने रीड किया होगा, ये रिलेशन जो है वो आप लोगों ने रीड किया होगा। तो यहाँ पे 3 × 9 और माइनस का 2 × 8.9 और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपका आ जाएगा 27 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 जा 18 और यहाँ पे जो 2 8 जा 16, 16 + 1 17.8 आ जाएगा, 17.8 आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 9.2 होगा दोस्तों। और यहाँ पे जो मॉड आपका कैलकुलेट होके आएगा वो आपका बहुलक कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अब जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन आपका प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड है और इसमें आपसे कहा गया है कि एक कोई राजेंद्र है और उस राजेंद्र के रेडियो 510 में बेचने पर 15% की हानि होती है। रेडियो को कितने रुपए में बेचा जाए ताकि जो 15% की उसे क्या हो? लाभ हो। ठीक है, तो 15% का लाभ हो तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या देखना होगा कि यहाँ पे जैसे जो भी एसपी आपको गिवन है, एसपी आपको गिवन है। ठीक है, यहाँ पे एसपी आपको दोस्त गिवन है 510 रुपीज गिवन है। कितना है? 510 रुपीज आपको गिवन है। आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो हानि हो रही है वो 15% की हानि हो रही है और आपको सीपी कैलकुलेट करना है कि सीपी कितना होगा। पहले सीपी कैलकुलेट कर ले रहे हैं कि सीपी इज इक्वल टू जो फार्मूला आपका बनेगा वो बनेगा 100/100 - 15%। ठीक है, 15 और इंटू आपका जो एसपी है वो आपका है 510 रुपीज। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 100/85 और इंटू 510 और इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 17 और इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 102 आएगा और 17 बन जा 17, 17 6 जा 102। तो यहाँ पे जो आपका सीपी कैलकुलेट होके आएगा दोस्त वो आपका 600 रुपीज आएगा। और यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि कितने रुपए में ये बेचा जाए तो 15% का लाभ हो। तो हम लोग यहाँ पे एसपी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एसपी देखिएगा, एसपी इज इक्वल टू जो फार्मूला आपका बनेगा वो 100 प्लस लाभ प्रतिशत आपके सामने गिवन है 15 का और यहाँ पे 100 और इंटू आपका जो सीपी आया है वो आपका कितना आया? 600 आया। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो 115/100 और इंटू 600
डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे दोस्त तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई होके आएगा 6 5 जा 30, 6 बन जा 6 प्लस 3 9 और 6 बन जा 6 यानी कि 690 रुपीज आएगा। ठीक है, कितना आएगा 690 रुपीज आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा दोस्त। तो इसके लिए आपको बस सीपी और एसपी के फार्मूलाज लर्न कर लेना होगा, तभी आप यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग भी क्वेश्चन को साथ साथ में सॉल्व कर पाइएगा और उसके जो भी आंसर आए तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करो। ठीक, और यहाँ पे जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका एक्सप्रेशन से रिलेटेड है और इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है कि सॉल्व करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है दोस्तों। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो माइनस 144 रूट 5 है, 144 रूट 5 है, या फिर 8 रूट 5 है माइनस 18। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे ए की वैल्यू जो गिवन है और ए की वैल्यू गिवन है 2 माइनस रूट 5 अपॉन 2 प्लस रूट 5 ये आपको गिवन है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट रीड करेंगे, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 माइनस रूट 5 और 2 प्लस रूट 5 और यहाँ पे इंटू 2 माइनस रूट 5 अपॉन 2 माइनस रूट 5 और यहाँ पे जो स्क्वायर करेंगे क्योंकि दिस इज अ सेम टर्म और सेम टर्म है तो यहाँ पे 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 और माइनस का रूट का 5 का स्क्वायर करेंगे देन 5 ऑब्टेन होगा दोस्तों। और यहाँ पे स्क्वायर ओपन करोगे तो 4 प्लस रूट 5 और माइनस का 2 इंटू 2 रूट 5। ठीक है, और अपॉन में माइनस का 1 और यहाँ पे इसका स्क्वायर भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 प्लस 5 और माइनस का 2 2 जा 4 रूट 5 अपॉन माइनस का 1 और यहाँ पे जो आंसर आपका आएगा वो 9 माइनस 4 रूट 5 और माइनस का 1। यहाँ पे राइट करोगे तो 4 रूट 5 और माइनस का 9। ठीक है, ये ए की वैल्यू आ जाएगी दोस्त। और यहाँ पे इसी टाइप से बी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो बी आपका रूट 2 रूट 5 और अपॉन 2 माइनस रूट 5 है। यहाँ पर भी कंजुगेट मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 2 प्लस रूट 5 अपॉन 2 प्लस रूट 5 आएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर भी आप स्क्वायर ओपन करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 5 का स्क्वायर 5 और यहाँ पे 2 इंटू 4 रूट 5। ठीक है, अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5 और इस यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 9 प्लस 4 रूट 5 और यहाँ पे आपका माइनस का 1 माइनस का 9 माइनस का 4 रूट 5 ये आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू मिल गई और बी की वैल्यू मिल गई, लेकिन आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करके दिखाना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो इसको अगर सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ए माइनस बी पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ए प्लस बी सॉल्व कर लीजिए और दोनों को एक बार ऐड कर लो, एक बार माइनस करोगे और माइनस करने के बाद दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ए माइनस बी करेंगे तो ए आपका कितना है, ए आपका ये रहा और बी आपका ये रहा। तो यहाँ पे माइनस करोगे तो ये वाले टर्म आपके सभी प्लस के हो जाएंगे और प्लस करने के बाद फिर आपके जो यहाँ पे माइनस का 9 है और माइनस का 9 है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका आएगा 8 रूट 5। ठीक है, 8 रूट 5 आएगा और a प्लस बी करोगे तो ये तो आपके साइन चेंज होंगे नहीं, तो चेंज नहीं होंगे तो दोस्त यहाँ पे 4 रूट 5 कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 9 बन के आपका माइनस का 18 बन जाएगा। अब जब दोनों की प्रोडक्ट कराओगे तो a माइनस बी और a प्लस बी की प्रोडक्ट कराओगे दोस्त तो यहाँ पे आपका आएगा 18 8 जा माइनस का 144 रूट 5। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो इस टाइप से आप लोग इस क्वेश्चन को करिएगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो आपका यहाँ पे विद्यार्थियों का एक समूह गर्मियों की छुट्टी में गया और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों की जो कि निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित है संख्यांकी में इस प्रकार से आंकड़ों के प्रदर्शन को क्या कहते हैं। ठीक है, आयत चित्र, धन चित्र, पाई चित्र और बारंबारता बहुभुज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जब भी
जब भी एक कोई विद्यार्थी का एक समूह है जो गर्मियों की छुट्टी में गया और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां उसने वहां पे की, और उस प्रकार की जितनी सारी गतिविधियां वहां पे उसने की, और उन सभी गतिविधियों को एक अगर इस टाइप के चार्ट में अगर प्रदर्शित करते हैं, तो संख्याकी में इस प्रकार के डेटा को प्रदर्शन करने को क्या कहते हैं? आयत चित्र बोलते हैं, या धन चित्र बोलते हैं, या पाई चित्र बोलते हैं। तो दोस्त यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं पाई चार्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे? पाई चार्ट बोलेंगे। तो आपने देखा होगा कि पाई चार्ट जो होता है, हम लोग यहाँ पे सर्कल की फॉर्म में हम लोग अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, एक सर्कल फॉर्म कर लेते हैं, और उसमें हम लोग परसेंटेज यानी इस टाइप से रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है? वो कहलाता है पाई चार्ट। क्या कहलाएगा? पाई चार्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे पाई चित्र इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों इस टाइप से किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करना वो आपका पाई चित्र कहलाता है। पाई चित्र कहलाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उसमें आपको क्या करना है कि एक बताना है कि अवर्गीकृत आंकड़े जो होते हैं उनका बराबर चौड़ाई और भिन्न ऊंचाई और आपके बराबर दूरी पर स्थित स्तंभों द्वारा प्रदर्शन करने का जो तरीका होता है वो आपका क्या कहलाता है? वो हिस्टोग्राम कहलाएगा, या फिर आपका बार ग्राफ कहलाएगा, या पाई चार्ट कहलाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोगों ने समझा होगा कि जो हिस्टोग्राम होते हैं वो आपके बार ग्राफ ही होते हैं, बट वो एक दूसरे से कैसे होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इस टाइप के। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बार ग्राफ की बात करते हैं, तो बार ग्राफ में भी क्या होता है कि आपके जो बार होता है, ठीक है, वो उसमें जो होता है उसकी चौड़ाई जो होती है वो कैसी होती है? सेम होती है, चौड़ाई बराबर रहती है, लेकिन ऊंचाई उनकी जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है और बराबर दूरी पर होती है। तो स्तंभों द्वारा हम लोग उसे प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है वो आपका दंड चित्र कहलाता है। यानी हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? बार चार्ट, बार ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बार ग्राफ बोलते हैं। बार ग्राफ को हिंदी में बोले तो दंड आरेख बोलते हैं। ठीक है, दंड आरेख बोलते हैं या दंड चित्र बोलते हैं, बात एक ही होती है। तो जब भी आपको वर्गीकृत आंकड़े गिवन हो और उनको वर्गीकृत जो आंकड़े होते हैं उनकी बराबर चौड़ाई होती है और भिन्न ऊंचाई के जो होते हैं बराबर दूरी पे जो स्थित स्तंभ होते हैं, इससे करने का जो तरीका होता है वो दंड चित्र होता है। क्या होता है? संचित होता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन होगा वो आपका बी ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग समझोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन में आपको बताना है कि इस ये डेफिनेशन जो है वो किसने बताई थी। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो आपकी स्क्रीन पे स्पष्ट दिखाई दे रही है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसमें बताइएगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये किसने बोला था कि गणित वह भाषा होती है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसने बोला था? गैलीलियो ने बोला था, या रसेल ने कहा था, या प्लेटो ने कहा था, या हैमिल्टन ने कहा था? तो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो आपका गैलीलियो होगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे जैसे गैलीलियो ने क्या कहा था कि ब्रह्मांड जो होता है ना, जो यूनिवर्स होता है उसको लिख दिया है। यानी जो परमेश्वर ने क्या किया कि संपूर्ण जगत और ब्रह्मांड को लिख दिया है। ये गणित की वह भाषा है जिसने क्या करा है? पूरे संपूर्ण जगत को लिख दिया है या संपूर्ण यूनिवर्स को लिख दिया है। तो ये जो कथन है ये गैलीलियो ने बताया। किसने बताया था? गैलीलियो ने कहा था। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, आगे जो है आगे एक प्रोफेसर है सुल्टजे। ठीक है, उन सुल्टजे के अनुसार ये बताया कि गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, कि बच्चों को गणित क्यों पढ़ाई जाती है। क्योंकि गणित पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो मेंटली पावर होती है उसको विकास करना, या फिर दूसरी विद्याओं में सहायता प्रदान करना, या खाली समय का सदुपयोग करना, या प्राथमिक तथा सामान्य सिद्धांतों से परिचय कराना। तो यहाँ पे जो प्रोफेसर सुल्टजे उनके अकॉर्डिंग जो गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य ये था कि गणित बच्चों को इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि जो प्राथमिक स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर मानसिक शक्ति का डेवलप करना, उनके अंदर मानसिक शक्ति का डेवलप करना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो यहाँ पे सही आंसर होगा वो मानसिक शक्ति का विकास कराना। ठीक है, अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा कि ये स्टेटमेंट जो है किसने बोला था?
ये जो स्टेटमेंट है एक स्टेटमेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जो विद्यार्थी ज्योमेट्री को नहीं समझ सकते, जो विद्यार्थी ज्योमेट्री को नहीं समझ सकते वो विद्यालय नहीं आ सकते। ये ऐसा जो स्टेटमेंट है ये किसने कहा था कि जो विद्यार्थी ज्योमेट्री को नहीं समझ सकते यानी ज्योमेट्री जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो उनको विद्यालय नहीं आ सकते, वो विद्यालय नहीं आ सकते। तो इस टाइप का जो कथन है, इस टाइप का जो स्टेटमेंट है ये अरस्तू ने कहा था या हर्बर्ट ने कहा था या प्लेटो ने कहा था या हैमिल्टन ने कहा था। तो इस टाइप का जो कथन है ये प्लेटो ने बोला था। किसने बोला था दोस्त? प्लेटो ने बोला था। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। उन्होंने ये बताया था कि जिसके शिष्य जो, क्योंकि प्लेटो के जो शिष्य थे, प्लेटो के जो शिष्य थे वो पाइथागोरस थे। कौन थे? पाइथागोरस थे। प्लेटो के शिष्य जो थे वो पाइथागोरस थे। पाइथागोरस ने उन्होंने समकोण त्रिभुज के विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र का निरूपण किया था, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, तो इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, खेल विधि के जन्मदाता कौन? खेल विधि के जन्मदाता कौन है? आप लोग बताइएगा, खेल विधि के जो जन्मदाता है वो कौन है? टॉवेल है या डाल्टन है या मॉन्टेस्क्यू है या सिगमंड फ्राइड है? तो जो खेल विधि होती है, जैसे बच्चा खेल 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 में सीखता है, तो खेल खेल में सीखता है तो उसके जो जन्मदाता है वो आपके टॉवेल है या डाल्टन है या मॉन्टेस्क्यू है या सिगमंड फ्राइड है? तो इसका जो सही करेक्ट होता है वो आपका सही आंसर होगा वो टॉवेल होगा। क्या होगा दोस्तों? टॉवेल होगा। तो ये सही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो फ्रॉबेल होगा। तो यहाँ पे खेल विधि के जो जन्मदाता है वो आपकी फ्रॉबेल है। क्या है? फ्रॉबेल है। ठीक है, इसके खेल फ्रॉबेल। अब जो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसमें आपको क्या करना है कि गणित विषय का जो पाठ्यक्रम है वो महत्व है, क्योंकि ये विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक होता है या तर्कात्मक सोच को विकसित करता है या व्यवहारिक जीवन में उपयोगी होता है, इनमें से सभी। तो बच्चों देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, दोस्तों की यहाँ पे जैसे गणित विषय जो होता है वो पाठ्यक्रम में विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक होता है, तर्कात्मक सोच को विकसित भी करता है। ये भी पॉइंट आपका सही है, क्योंकि आपको मालूम है कि विज्ञान विषयों में भी अध्ययन में सहायक होता है। और ये भी सही है कि वो रीजनिंग थिंकिंग को क्या करता है, डेवलप करता है। और व्यवहारिक जीवन में भी गणित का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे जैसे स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है कि खेल के दौरान जब राम 4 तीलियों से एक त्रिभुज बना रहा होता है और वो कॉपी पे लिखता जा रहा होता है कि जब हमारे पास तीलियों की संख्या 4 है तो चतुर्भुज आपका 1 बनेगा, जब हमारे पास तीलियों की संख्या 8 है तो चतुर्भुज की संख्या 2 बनेगी, जब हमारे तीलियों की संख्या 12 है तो चतुर्भुज की संख्या 3 बनेगी। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, आपको ये बताना है कि राम खेल रहा है या राम गणित कर रहा है, या फिर राम खेल के साथ सीख गणित कर रहा है, या फिर राम केवल खेल रहा है या गणित नहीं कर रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? यानी ये जो आपका स्टेटमेंट सामने लिखा हुआ है इससे आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि राम खेल रहा है कि राम गणित कर रहा है, या फिर राम के साथ क्या गणित कर रहा है, या फिर राम केवल खेल रहा है गणित नहीं कर रहा है। तो इसके साथ जो सही करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो राम जो है वो खेल के साथ गणित सीख रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दोस्तों वो आपका उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है, ये आपको बताना है कि मंदबुद्धि बच्चों के लिए जरूरत होती है। उपचारात्मक जो शिक्षा होती है वो किस टाइप के बच्चों के लिए जरूरत होती है, ये आपको क्वेश्चन का जवाब देना है कि मंदबुद्धि बच्चों के लिए या पिछड़े वर्ग बच्चों के लिए या सामान्य बच्चों के लिए या इनमें से सभी के लिए। तो आपको बताना है कि उपचारात्मक शिक्षा जो होती है वो जरूरत होती है सभी बच्चों के लिए, क्योंकि मंदबुद्धि के जो बच्चे होते हैं उनको भी शिक्षा का मतलब पहले क्या किया जाता है, उन बच्चों को डायगोनलाइज किया जाता है, फिर कहीं जाके उसका उपचार होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे को क्या होता है, निदानात्मक शिक्षा, निदानात्मक करते हैं, उसका निदान करते हैं, डायग्नोलाइज करते हैं, फिर कहीं जाके उसका उपचार होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि उपचार मंदबुद्धि बच्चे का पहले निदान होगा, पिछड़े वर्ग के बच्चों का निदान होगा, सामान्य बच्चों का भी निदान होगा। फिर निदान से जो भी यहाँ पे पता चलेगा कि कौन से उम्र बच्चों में
कहाँ पे क्या कमी है, उसी के अकॉर्डिंग उन बच्चों को उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत है। तो इसमें जो आंसर आपका होगा दोस्तों वो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो उपचारात्मक शिक्षा का मीनिंग यहाँ पे आपका रेडेमेबल एजुकेशन से है। ठीक है, तो ये इसका उपचारात्मक जरूरत शिक्षा की जरूरत होती है, इनमें सभी के लिए जरूरत होती है, हर टाइप के बच्चे के लिए जरूरत होती है इसमें। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ लीजिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक अगर आपको चयन करनी है तो चयन करते समय हम लोग किन बातों पे ध्यान देते हैं। तो चयन करते समय हम लोग उन बातों पे ध्यान देते हैं जिसमें प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल किए हुए हों, या फिर पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न प्रश्न हो, या उदाहरण ज्यादा हो प्रश्नावली में प्रश्न कम हो, उदाहरण कम तथा प्रश्नावली में प्रश्न ज्यादा हो। तो यहाँ पे जो सही करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका बी ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में आपके क्या होना चाहिए, उदाहरण होना चाहिए, और उदाहरण के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में प्रश्नावली के प्रश्न भी होने चाहिए, क्योंकि प्रश्नावली में प्रश्न होंगे जिससे कि बच्चा आसानी से उसकी प्रैक्टिस कर सकेगा, और पर्याप्त मात्रा में उसके एग्जाम्पल भी होंगे जिससे एग्जाम्पल की हेल्प से अपने प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकता हो। ठीक है, तो अच्छी पुस्तक अगर गणित की चुननी हो तो उसमें पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए, उदाहरण होना चाहिए, और पर्याप्त मात्रा में प्रश्नावली होनी चाहिए। ठीक है, इसके आगे जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसमें क्या करना है कि आपको ये क्वेश्चन जो है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, और इसमें आपसे कहा गया है कि कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति आपका एक्स है। ठीक है, कौन है, एक्स व्यक्ति है, और इसमें आपको क्या करना है कि इसमें 100 रुपए की उसने एक साड़ी ली। सपोज करो कि ये एक्स व्यक्ति है, इसने 100 रुपए की साड़ी ली, और वो 100 रुपए की साड़ी पे उसने 10% का क्या किया, प्रॉफिट किया। 10% का प्रॉफिट लिया, तो यहाँ पे 10% इसका प्रॉफिट हो गया, 10% का मतलब 10/100 राइट कर लेंगे। तो ये क्या होगा कि उसको इतना क्या हुआ, एसपी हुआ, यानी इतने में उसने सेल की, यानी कि इतने में बेचता है, तो इसका मीनिंग लाभ पे बेचता है, तो ये इसका लाभ हो गया, और ये उसका विक्रय मूल्य हुआ, 100 रुपए की लेके आया था, 10% की लाभ पे उसने बेच दी, तो ये उसका क्या कहलाएगा, एसपी कहलाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 100 प्लस कितना हो जाएगा, 100 प्लस ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका बनेगा 110 रुपीज। तो ये बात समझ में आई होगी। ये तो एक्स के लिए हो गया, किसके लिए, एक्स के लिए हो गया दोस्तों। अब वो किसको बेचता है, बाई को बेचता है, और बाई क्या करता है, उसी साड़ी को 10% के लॉस पे बेच देता है। तो 10% के लॉस पे बेचता है, तो इसके लिए जो ये आपका जो सीपी होगा ये किसके लिए हो जाएगा, बाई के लिए सीपी हो जाएगा। तो बाई के लिए सीपी हो जाएगा, तो वो साड़ी 110 रुपीज की है, 110 पे यानी कि उसे 10% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो 10% के लॉस पे बेच रहा है, तो लॉस क्या होगा, माइनस होगा दोस्तों। तो यहाँ पे डबल जीरो से डबल जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे अगर माइनस करोगे तो 11 माइनस करोगे तो ये 99 रुपये आएगा। कितना आएगा, 99 रुपये आएगा। एस पी आपका 99 रुपये हो गया। ठीक है, ये एस पी किसका हो गया, बाई का, किसका हो गया दोस्तों, बाई का हो गया। ठीक है, बाई का एसपी हो गया। लेकिन बाई ने किसको बेचा, जेड को बेचता है, तो जेड उस साड़ी को कितने रुपए में खरीदता है, तो वो उस साड़ी को 99 रुपीज में परचेज करता है। कितने रुपीज में परचेज करता है, 99 रुपीज में परचेज करता है। तो ये किसने खरीदी होगी, जेड ने खरीदी होगी। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 99 रुपीज को उसको ये साड़ी पड़ी होगी। तो यहाँ पे सही करेक्ट आंसर जो होगा वो दोस्तों आपका ए ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो आपको समझ में आ रहे होंगे दोस्तों, तो अपने अपने लेवल पे इस चैनल को जरूर शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और हमारी चैनल वीडियोस को देख सकें। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उससे बनने वाले कोणों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। तो आपको जवाब देना है कि तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले अंतर कोण बराबर होंगे, या एकांतर कोण बराबर नहीं होते, या संगत कोण बराबर होते हैं, या तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण भाई कोण बराबर होते हैं। इनमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर दो लाइन आपकी पैरेलल है दोस्तों, और यहाँ पे थर्ड लाइन आपकी क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो आपको मालूम है कि ये जो एंगल कोण बन रहे होते हैं, ये दोनों कोण आपके कैसे होते हैं, किसी भी पैरेलल लाइन के ऊपर जो कोण बन रहे होते हैं वो भी ट्रांसवर्सल के एक ही साइड, तो वो आपके करिस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इन दोनों एंगल को क्या बोलेंगे, करिस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, करिस्पॉन्डिंग एंगल।
ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, कैसे होंगे दोस्तों, इक्वल होंगे, अगर ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है तभी। ठीक है, और यहाँ पे जो ये वाले जो एंगल होंगे, ये एंगल आपका इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और ये जो एंगल होगा, ये एंगल आपका किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे। और ये अल्टरनेट एंगल, ये बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, और ये एंगल जो होते हैं ये वर्टिकल एंगल होते हैं। ठीक है, तो आपसे ये कहा गया कि तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो ट्रांसवर्सल है वो एक तरफ बनने वाले अंतःकोण बराबर होते हैं, तो इनके एक तरफ जो कोण बन रहे हैं वो अंतःकोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कोण आपके बराबर नहीं होते हैं, जिन पे हमारा जो कर्सर घूम रहा है, ये आपके कोण कैसे होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि इनका जो कोणों का योग होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, यानी इनके एंगल का जो सम होगा वो सब 180 डिग्री होगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री होगा, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिएगा, एकांतर कोण बराबर नहीं होते, ये भी रॉन्ग है। एकांतर कोण आपके बराबर होते हैं। ठीक है, उस केस में बराबर होंगे जब ये लाइन पैरेलल होंगी। संगत कोण बराबर होते हैं, ये बात का ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। त्रियक रेखा के एक तरफ बनने वाले बाह्य कोण बराबर होते हैं, त्रियक रेखा के एक तरफ बनने वाले बाह्य कोण भी बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, बाह्य कोण एक ये होगा और एक आपका बाह्य कोण ये होगा, तो ये दोनों आपके बराबर ये वाले होते हैं, ये करेस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो दोस्तों आपका सा होगा, तो आपका सी ऑप्शन से आपका बिल्कुल सही होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आपसे कहा गया कि एक चतुर्भुज की रचना के लिए उसमें कम से कम कितने अवयव ज्ञात करने आवश्यक है। तो उसमें जो अवयव आपके ज्ञात करने आवश्यक है वो आपके 4 अवयव ज्ञात करने हैं, 5 होंगे या 6 होंगे या 3 होंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। तो दोस्तों बताइएगा कि यहाँ पे चतुर्भुज की रचना के लिए कम से कम कितने अवयव ज्ञात करने आवश्यक होंगे। तो आपके जो अवयव ज्ञात करने की आवश्यक होंगे, तो आपको मालूम है कि अगर चतुर्भुज की रचना करनी है तो उसमें 4 साइड आपको मालूम होनी चाहिए। कितनी साइड मालूम होनी चाहिए, 4 साइड मालूम चाहिए, और एक डायगोनल मालूम होना चाहिए। तभी आप बता सकते हो कि उसकी रचना कर सकते हो किसी भी चतुर्भुज की। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको क्या करना है कि उनकी चारों भुजाएं तथा दो भुजाओं के सापेक्ष, ठीक है, दो भुजाओं के सापेक्ष उनके विकर्ण की माप का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, अगर आपको किसी क्वाड्रिलेटरल की अगर आपको निर्माण करना है तो उनकी चारों भुजाएं मालूम हो, या फिर दो भुजाओं के चारों भुजाएं तथा दो भुजाओं के सापेक्ष उनकी विकर्ण की माप का ज्ञान अगर आपको ज्ञान होना जरूरी है, तभी आप बता सकते हो कि यानी कि वो ट्रायंगल आपका वो सॉरी यहाँ पे चतुर्भुज आपका रचना हो सकती है। तो इसके 5 तत्व हो जाएंगे। एक तो आपका विकर्ण हो जाएगा उसके सापेक्ष। ठीक है, दो भुजाओं के सापेक्ष जो विकर्ण आपका बनेगा वो ये विकर्ण 4 भुजाएं। ठीक है, तो ये 4 भुजाएं हो जाएंगी और एक विकर्ण हो जाएगा, तो इसका मतलब 5 तत्व ज्ञात होने आवश्यक है कम से कम, तभी आप चतुर्भुज की रचना कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इसमें आर त्रिज्या है, एच ऊंचाई है, उसके बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना है और आयतन देखना है दोस्तों। तो बेलन का जो आयतन होता है वो आप देख लीजिएगा, सरफेस एरिया जो होता है वो आपको गिवन है। ठीक है, ऐसे जो होता है ना, ये ऐसे टोटल सरफेस एरिया वो होता है आपका 2πr/h। ठीक है, और प्लस पाई आर स्क्वायर, 2πr² होगा यहाँ पे, तो 2πr आपका कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा h प्लस आर। ठीक है, तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका, और यहाँ पे जो आयतन होगा वो आपका πr² h होगा, ये आपका वॉल्यूम होगा। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस टाइप से गिवन है कि निम्न में से कौन सी दशा दो त्रिभुजों को क्रमांकन सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आपको ये बताना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, इनमें ये ऑप्शंस आपके सामने गिवन है कि दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में समान हो, या दो भुजाएं उनके बीच का कोण बराबर हो, दो कोण उनके बीच की भुजा बराबर हो, या तीनों कोण बराबर हो। तो आपको मालूम है कि ये भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है, इसमें तीनों भुजाएं आपके समान हो, तो ये कॉन्ग्रुएंट होने के लिए ये भी कॉन्ग्रुएंसी फुलफिल होती है। और यहाँ पे दो भुजाएं आपकी हो और एक कोण है, यानी कि दो भुजाओं के कोण, दो भुजाओं के बीच में अगर आपका
एंगल फॉर्म हो रहा है, ऐसे इसकी कंडीशन बनेगी तो वो भी आपकी कैसी होगी, सेटिस्फाई करेगी, कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल। आपके दो कोण हो और उनके बीच की डिस्टेंस हो, तो यहाँ पे दो कोण और उनके बीच की भुजा हो, तो आपका ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये एस ए वाला कंडीशन भी आपको सेटिस्फाई करेगा, यानी इससे भी आपके त्रिभुज क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होगा। लेकिन इसको ये तीनों आपका ये वाली कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि तीनों जो एंगल होंगे वो आपके बराबर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर बराबर हो भी गए तो आपको मालूम है कि वो ट्रायंगल आपके सर्वांगसम नहीं होंगे, यानी कि वो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो इसका मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो आपका डी होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं कि ये भी अगर कोई एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका ये भी बन सकता है, ठीक है। तो ये आपके इनकी जो साइज है वो साइज में आपका कैसा है, डिफरेंट है, क्योंकि इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, क्योंकि शेप दोनों की सेम है, क्योंकि हर एक एंगल आपका कैसा बन रहा होगा, 60 डिग्री हो रहा होगा, यानी कॉन्ग्रुएंट हो रहा होगा, इक्वल हो रहा होगा। बट वो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएगा। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए आपका उस ट्रायंगल के दोनों ट्रायंगल के साइज और शेप कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी वो ट्रायंगल आपके सर्वांगसम होंगे, यानी सब चीजें इक्वल होंगी, ठीक है। इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका डी होगा। ठीक है, आपको लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का। इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको चिन्ह बताना है कि ये जो चिन्ह आपको गिवन है ये क्या कहलाता है, ये पहली चिन्ह कहलाता है, या मिलान चिन्ह कहलाता है, या बारंबारता कहलाता है, पाई चिन्ह कहलाता है, या फिर चिन्ह कहलाता है। यहाँ पे जो सही करेक्ट आंसर होगा वो आपका टैली चिन्ह होगा दोस्तों। इसका जो सही आंसर आपका क्या कहलाएगा, टैली चिन्ह कहलाएगा। इसको मिलान चिन्ह बोलेंगे, मिलान चिन्ह बोलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे टैली चिन्ह इसका करेक्ट आंसर होगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को अपने अपने लेवल पे उसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू क्लास।